नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमन भारद्वाज और भारद्वाज क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस सेशन में हम बात करेंगे कि जोधपुर के शासक राव जोधा के वंशज मेड़तिया राठौड़ और उदावत राठौड़ों ने मिलकर और पुष्कर पर अटैक किया था, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा तहूर खां के नेतृत्व में वहां पर एक सेना भेजी गई थी जो पुष्कर के घाटों को तोड़ रही थी, पुष्कर के मंदिरों को तोड़ रही थी। ऐसे में मेड़तिया राठौड़ों और उदावत राठौड़ों के द्वारा प्रतिज्ञा ली गई कि जब तक यहां से इनको नहीं खदेड़ दिया जाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। राज सिंह मेड़तिया के द्वारा यह सौगंध ली गई कि जब तक मैं पुष्कर को मुक्त नहीं करा देता, या तो अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा या फिर मुक्त करा दूंगा, लेकिन जब तक यह कार्यवाही नहीं कर देता तब तक मैं ना तो पलंग पर सोऊंगा और ना ही मैं भोजन लूंगा, मैं केवल दूध का ही सेवन करूंगा तब तक। बात है यह शानदार मेहरानगढ़ का फोर्ट और ये राजस्थान का नया मैप। ये अजमेर जिला वर्तमान में, जो उस समय अजमेर सूबा हुआ करता था और मुगलों के नियंत्रण में था, और साथ ही साथ ये जो जोधपुर वाला जो क्षेत्र है ये भी मुगलों के नियंत्रण में आ चुका था। इस समय शासन था औरंगजेब का। घटना है 1678 ईस्वी की, तारीख है 28 नवंबर। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हो जाती है जमरूद जगह पर। अफगानिस्तान में एक जगह थी जहां पर मुगलों का एक थाना था जिसको जमरूद थाना कहा गया। वहां पर महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हो जाती है। महाराजा जसवंत सिंह ने समय समय पर औरंगजेब की जो कट्टरता वाली नीतियां थी उन नीतियों का विरोध किया था। तो जब महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हुई तो औरंगजेब के द्वारा एक वाक्य कहा गया और उसने यह कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, यानी कि जो मेरा धर्म विरोधी था आज वो मारा जा चुका है। महाराजा जसवंत सिंह की डेथ के साथ ही ये जो जोधपुर था, इस जोधपुर पर औरंगजेब के द्वारा नियंत्रण कर लिया गया और इसको खालसा घोषित कर दिया गया। खालसा वो क्षेत्र या वो भूमि कहलाती है जो सीधे केंद्र के नियंत्रण में है। जैसे हम ये देखते हैं कि जोधपुर को दो बार खालसा घोषित किया गया था। एक तो अकबर के समय घोषित किया गया था 1581 से और 83, जब जोधपुर के शासक रावचंद्र सेन की डेथ हो जाती है, एक तो तब घोषित किया गया था। दूसरा औरंगजेब के द्वारा जब 1678 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की डेथ होती है, तब से लेकर और 1707 ईस्वी तक इसको खालसा घोषित किया गया, यानी जोधपुर पर औरंगजेब का नियंत्रण। तो यहां उसका प्रभाव, आसपास में अगर मंदिर तोड़ने की कोई कार्यवाही होती है तो जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह रोक सकते थे, लेकिन खैर अब उनकी मृत्यु हो चुकी। अब यहां पर मुगलों का प्रभाव बढ़ गया। अजमेर सूबा भी उनके नियंत्रण में। इसी अजमेर सूबे में एक जगह आती थी पुष्कर, आज भी आती है, लेकिन आज अजमेर जिला है। इस पुष्कर में आज 52 घाट हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन पुष्कर को जाना जाता है, वहां पर विश्व का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, सावित्री मंदिर है, और पुष्कर को हम बोलते हैं पांचवा तीर्थ या पंचम तीर्थ, या इसको बोलते हैं तीर्थराज या तीर्थों का मामा। औरंगजेब के द्वारा एक आदेश निकाला जाता है और यह आदेश होता है कि मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। इसके लिए आप चाहें तो एक किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करें मेरे कहने से। एक किताब है मासिर आलमगिरी, मासिर ए आलमगिरी, जो औरंगजेब का एक सेक्रेटरी था इनायतुल्ला खां। इनायतुल्ला खां के कहने पर जो लिपिक का काम करता था, मतलब बाबू का काम करने वाला साकी मुस्तैद खां, उसके द्वारा उस किताब को कंपाइल किया गया था। इस मासिर आलमगिरी के कुछ पेज नंबर हैं जहां पर हमको मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ने और उनको अपमानित करने के लिए की गई कार्यवाहियों के संबंध में बहुत डिटेल से जानकारी मिलती है। जैसे मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं ताकि आपकी मेहनत खत्म हो जाए, आप इजीली वहां पर देख सकें। जब आप उस किताब में जाएंगे तो उस किताब के कुछ पेज नंबर है। एक तो पेज नंबर 60, जिसमें मथुरा के केशवराय मंदिर को तोड़ने की जानकारी है। मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। पेज नंबर 108, जिसमें खान जहां बहादुर, ये जोधपुर की तरफ आता है और जोधपुर के मंदिरों को तोड़ने की जानकारी है। ये उनको लेकर जाता है, फिर जो मुगल कोर्ट है यानी मुगल जो दरबार है, उस मुगल दरबार में जब ये लेकर जाता है तो औरंगजेब के द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती है। कुछ मूर्तियों को कहा जाता है यहीं कोर्ट यार्ड में रख दो, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा पेज नंबर। कुछ मूर्तियों को तो वहीं कोर्ट यार्ड में रख दिया जाता है और कुछ मूर्तियों को कहा जाता है वहां सीढ़ियों के नीचे दबा दो ताकि लोग उस पर चढ़ें। ये पेज नंबर 108। इसके अलावा पेज नंबर 120, जिसमें आमेर के भी 66 मंदिरों को तोड़ने की जानकारी दी हुई है। इसके अलावा पेज नंबर 115, 116, 117, जहां पर उदयपुर और चित्तौड़ के मंदिरों को तोड़ने की जानकारी दी हुई है। उदयपुर के 172 मंदिर, जिसमें यह भी बताया हुआ है कि जब औरंगजेब जाता है और उदय सागर झील को देखता है 27 जनवरी के समथिंग, 27 जनवरी 1680, तो जब वहां पर वो उदय सागर झील के पास जाता है तो 3 मंदिर उसको दिखते हैं और वो उन तीनों मंदिरों को वहीं पर तोड़ने के आदेश जारी करता है कि इन तीनों मंदिरों को तोड़ दिया जाए। तो वहां उदयपुर और उसके आसपास के 172 मंदिर और चित्तौड़ जो है इसके 63 मंदिरों को तोड़ा जाता है।
सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि आमेर से तो अच्छे रिलेशन थे, मिर्जा जयसिंह ने तो बहुत काम किया था औरंगजेब के लिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि अंतिम समय में कैसे जहर देकर औरंगजेब के कहने पर ही मिर्जा जयसिंह के जो करीबी व्यक्ति थे उनके द्वारा जयसिंह को जहर देकर मार दिया गया था और यहां के भी मंदिरों को तोड़वा दिया गया था। वापस विषय पर हो, तो जोधपुर का क्षेत्र औरंगजेब के कब्जे में आ गया, खालसा घोषित कर दिया गया। अजमेर सूबे पर मुगलों का नियंत्रण था। यहां पर एक सेना भेजी गई अजमेर सूबे पर तहव्वुर खां के नेतृत्व में। तहव्वुर खां यहां पर आया और उसने यहां के मंदिरों को और घाटों को तोड़ना शुरू कर दिया। यहां पर एक जगह आती है नागौर, और नागौर में आता है मेड़ता। मेड़ता काफी इसके क्षेत्र थे, मेड़ता, डीडवाना, डेगाना, नावा, जायल, खींवसर, लाडनू, अब तोड़कर एक ही और जिला बना दिया गया है, डीडवाना कुचामन, वो अलग है, जिसमें आपका लाडनू, डीडवाना, परबतसर, नावा, कुचामन ये तो इधर दे दिए गए, बाकी का जो बचा हुआ है वो आपका नागौर में है। नागौर में जो एरिया आता है आपका मेड़ता, मेड़ता वाले जो राठौड़ हैं ये कहलाए मेड़तिया राठौड़। थोड़ा सा समझना इस चीज को, ये जोधा, जोधपुर के संस्थापक, जोधपुर नगर इनके द्वारा ही बसाया गया था। मेहरानगढ़ का जो किला है वो भी इनके द्वारा बनाया गया था 1459 में। इन जोधा के जो पुत्र थे, जिसमें निम्पा जो सबसे बड़े थे और कुंवर रहते हुए उनकी डेथ हो जाती है, सातल, करमसी, रायपाल, वणवीर, भारमल, शिवराज, इसके अलावा बीका जिन्होंने बीकानेर बसाया, बीका के ही सगे भाई थे बीदा, इसके अलावा दूदा, बरसिंह। तो ये जो इनके बेटे थे ना बरसिंह और दूदा, जोधा ने क्या किया था, अपने बेटों को अलग अलग ठिकाने दे दिए थे, जिसको हम ये बोलते हैं ना कि साहब एक तो केंद्रीय सत्ता होगी, राजा यहां पर बैठेगा, आसपास में जो सामंत बना लिए। तो जोधपुर में सामंत प्रथा की जो हम देखते हैं कि वास्तविक शुरुआत करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो राव जोधा था। हालांकि पहले के जो शासक थे, इनके जो दादा थे चूंडा, उनके द्वारा भी एक सामंत व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, वहां पर भी एक झलक देखने को मिलती है। लेकिन ये जो सामंत व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक जोधपुर में अगर किसी को कहा जाता है तो राव जोधा को कहा जाता है। राव जोधा ने अपने बेटों को अलग अलग क्षेत्र दे दिया, यानी उनको सामंत बना दिया। और ये वाले जो थे बरसिंह और दूधा, इनको आधा आधा मेड़ता दे दिया, जिस मेड़ता की मैं अभी बात कर रहा था। दोनों को ये जो आधा आधा मेड़ता दिया, यही वाले जो राठौड़ हैं ये कहलाए मेड़तिया राठौड़। इन्हीं मेड़तिया राठौड़ों में जो एक व्यक्ति थे राज सिंह मेड़तिया, राज सिंह मेड़तिया के समय ही ये सारी कार्यवाही यहां पर इस अजमेर सूबे में तहव्वुर खां कर रहा था। राज सिंह मेड़तिया को इस बात से बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने सौगंध खाई कि पुष्कर की एक एक इंच जमीन को जब तक मुक्त नहीं करवा देता, यहां पर मुगलों के द्वारा मंदिरों और घाटों को तोड़ने की जो कार्यवाही की जा रही है, जब तक मैं उनको नहीं रोक देता, यहां से नहीं खदेड़ देता, या तो मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा या फिर मैं स्वतंत्र करा लूंगा। इन दोनों में से एक चीज जरूर होगी। ये सौगंध खाई कि मैं पलंग पर ना तो लेटूंगा तब तक और ना ही भोजन करूंगा, केवल दूध का ही सेवन करूंगा। इधर वाले जो क्षेत्र है, जैसे जैतारण जो आपका पाली में आता है, इसके अलावा रायपुर का क्षेत्र, निमाज का क्षेत्र, यहां वाले जो थे वो थे उदावत राठौड़, जोधा के पौत्र थे उदा, और उदा के जो वंशज है वो कहलाए उदावत राठौड़। तो उदावत राठौड़ और मेड़तिया राठौड़ इन्होंने मिलकर और यहां पर अटैक कर दिया। लेकिन यहां पर अटैक करने से पहले मेड़ता पर अटैक किया गया राज सिंह मेड़तिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि मेड़ता पर भी मुगलों का अधिकार हो चुका था। और यह मैं आपको पहले भी बता चुका कि एक बार 1562 ईस्वी में अकबर ने इस पर अधिकार कर लिया था। ध्यान देना, थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। तो राज सिंह मेड़तिया अब जब मेड़ता पर अटैक करेंगे, और मेड़ता में इस समय मुगलों का जो कमांडर है वो है सादुल्ला खां। सादुल्ला खां। तो उससे पहले यह बात कि मेड़ता मुगलों के पास में कैसे चला गया साहब? मेड़ता तो पहले मेड़तिया राठौड़ों के पास में था, और फिर जोधपुर के जो शासक थे मालदेव राठौड़, उन्होंने मेड़तिया राठौड़ों को हरा के और फिर मेड़ता पर कब्जा कर लिया था। थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1562 ईस्वी में अकबर ने यहां पर एक फौज भेजी मेड़ता पर अटैक करने के लिए, और इसका एक कमांडर था सरफुद्दीन। सरफुद्दीन के नेतृत्व में यहां पर फौज आई। यह मेड़ता किसके अंडर में था? जोधपुर वालों के अंडर में। जोधपुर के शासक कौन थे? मालदेव राठौड़ थे। मालदेव राठौड़ ने अपना एक व्यक्ति यहां पर अपॉइंट किया हुआ था मेड़ता में, जिसका नाम था देवीदास। देवीदास। देवीदास के सामने दो विकल्प कि या तो इस सरफुद्दीन के साथ में लड़ाई कर लूं या दूसरा रणभूमि से भाग जाए। तो जो लड़ाई वाला जो विकल्प था उस विकल्प को चुना। यहां पर योद्धाओं ने केसरिया किया, लड़ते लड़ते अपने प्राणों का त्याग किया, और उसके बाद ही 1562 में इस सातड़ियावास के युद्ध में अकबर का इस मेड़ता के किले पर, मेड़ता के दुर्ग पर अधिकार हो पाया। यह मेड़ता का जो किला है
जोधपुर के शासक मालदेव राठौड़ ने ही बनाया था। अकबर ने अटैक इसलिए किया था क्योंकि अकबर की यहां पर एक खुंदस थी। खुंदस ये थी, जैसा अबुल फजल लिखता है अपनी किताब अकबरनामा में, अबुल फजल ये कहता है कि अकबर के जो पापा थे हुमायूं, वो जब मालदेव राठौड़ के पास में जोधपुर में आए थे जोगी तीर्थ पर 7 मार्च 1542 को, तो अकबर ने मालदेव राठौड़ ने अकबर के पापा हुमायूं की हेल्प नहीं की थी। इसके अलावा जो निजामुद्दीन है जिसके द्वारा लिखा गया है तबकात अकबरी, उसने भी यही बात बताई है। अकबर खुंदस खाकर बैठा था, तो इसीलिए यहां पर उसने अटैक किया और इस मेड़ता को जीत लिया। तो ये मेड़ता आ गया, इनके कब्जे में आ गया। अब ध्यान देना, ये मेड़ता के संबंध में भी मैंने आपको पहले कुछ फैक्ट बताए थे, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पर भी, कि जोधा ने अपने ये जो बेटे थे बरसिंह और दूधा, भाई एक तो बरसिंह और एक दूधा, किसके बेटे? जोधा के बेटे। इनको आधा आधा मेड़ता दे दिया था। दूधा जो है, इनके एक तो बेटे थे वीरमदेव। मैं क्या बात कर रहा हूं कि मेड़तियाओं के पास में था ना मेड़ता, तो जोधपुर वालों ने कैसे अधिकार कर लिया, थोड़ा सा वो आपको बता रहा हूं, वापस उसी विषय पर फिर लौट कर आता हूं। तो दूधा के जो बेटे थे, एक तो थे वीरमदेव, एक थे रतन सिंह। रतन सिंह वही है जिनकी पुत्री थी मीराबाई। मीराबाई जिनकी शादी हुई थी भोजराज के साथ में। मारवाड़ के एक शासक थे, मारवाड़ के महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह। उन संग्राम सिंह के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज। भोजराज के साथ में रतन सिंह की पुत्री मीराबाई की शादी हुई थी, लेकिन भोजराज की जो है वो डेथ हो जाती है, कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। रतन सिंह महाराणा सांगा की तरफ से बाबर के खिलाफ जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527, लेकिन श्यामल दास कहते हैं 16 मार्च 1527 को जो लड़ा गया था, उसमें लड़ते लड़ते रतन सिंह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो थे वीरमदेव, इन वीरमदेव के पास में ये था मेड़ता, और वीरमदेव के बेटे थे जयमल, जयमल मेड़तिया। तो बात क्या है कि 1542 ईस्वी में जोधपुर के शासक मालदेव राठौड़ ने वीरमदेव को पराजित कर दिया था। थे दोनों ही राठौड़, दोनों के बीच के संबंध भी अच्छे थे। जोधपुर वाले जो सैन्य अभियान चलाते थे, मेड़ता वाले उनका साथ भी देते थे। लेकिन मालदेव राठौड़ ने केवल एक हाथी की बात को लेकर और मेड़ता पर अटैक कर दिया और 1542 में इस मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। मैंने आपको बताया था पहले के वीडियो में कि यहां पर दौलत खां एक व्यक्ति था नागौर का, और दौलत खां पर मालदेव राठौड़ के, जोधपुर के जो मालदेव राठौड़ थे, इनके पिता गांगा ने अटैक किया था 1529 में। एक युद्ध लड़ा गया था जिसको कहा गया सेवकी का युद्ध। उस सेवकी के युद्ध में दौलत खां भाग गया। दौलत खां का हाथी पकड़ लिया गया। हाथी का नाम था दरिया जोश। उस हाथी को मेड़ता के वीरमदेव ने अपने पास में रख लिया था। लेकिन जोधपुर के जो राजकुमार थे, उस टाइम तक ये शासक नहीं बने थे मालदेव राठौड़, उनका दिल आ गया उस पर। वीरमदेव का भी दिल आ गया। वीरमदेव देना नहीं चाहते थे, मालदेव उसको लेना चाहते थे, लेकिन जोधपुर वालों से दुश्मनी मोल कौन ले, तो इसीलिए उस हाथी को भेजा तो सही वीरमदेव मेड़तिया ने, लेकिन रास्ते में जहर देकर मरवा दिया। तो मालदेव राठौड़ के मन में खुंदस थी कि मैं अटैक करूंगा जब शासक बन जाऊंगा। इसके अलावा वीरमदेव ने क्या किया, इधर अजमेर पर भी अटैक कर दिया था, अजमेर को जीत लिया था, जबकि जोधपुर वाले चाह रहे थे कि नहीं साहब हमारा अधिकार हो। तो इसके कारण भी मालदेव राठौड़ और वीरमदेव के बीच में तलवारें खिंच गई थी। और 1542 ईस्वी में मालदेव राठौड़ जब शासक बन चुके थे, 1532 में बन चुके थे, उन्होंने इधर अटैक किया और मेड़ता को जीत लिया था 1542 में। तो मेड़ता पहले कहां पर था, फिर कैसे मालदेव के कब्जे में आया और बाद में फिर अकबर के पास में चला गया। हालांकि मेड़तियाओं ने इस मेड़ता को बीच में फिर वापस से भी जीत लिया था। थोड़ा सा इसको आप समझो कि ये जो वीरमदेव के बेटे थे ना जयमल, इन जयमल के द्वारा 1554 ईस्वी में मालदेव राठौड़ को हरा दिया गया था। इन्होंने बीकानेर के जो शासक थे कल्याणमल, उन कल्याणमल की हेल्प ली और कल्याणमल की हेल्प से मालदेव राठौड़ को पराजित कर दिया। मालदेव राठौड़ ने फिर से अटैक किया और 1557 ईस्वी में इस मेड़ता को जीत लिया। तो इसके बाद से मेड़ता जो है मालदेव राठौड़ के पास में ही था। यहां पर मेड़ता का किला बनाया। लेकिन अकबर जो मालदेव राठौड़ से चिड़ा हुआ था कि मेरे पापा की हेल्प क्यों नहीं की, उसने 1562 में यहां पर अटैक किया। सातलियावास का युद्ध हुआ और उस युद्ध में उस मेड़ता को जीत लिया। तो कहानी सारी कनेक्ट हो गई कि मुगलों के पास में ये मेड़ता आया कैसे था। अब वापस उसी स्टोरी पर आ जाओ कि राज सिंह मेड़ता जिन्होंने सौगंध ली थी कि मैं पुष्कर को मुक्त कराऊंगा, एक एक इंच जमीन को मुगलों के नियंत्रण से बाहर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने सगे संबंधियों को, अपने लोगों को एकत्रित किया। पहले अटैक किया उन्होंने मेड़ता पर, क्योंकि मेड़ता किनके कब्जे में था, मुगलों के कब्जे में था।
यहां इस समय कौन कमांडर बैठा हुआ था मुगलों का? सादुल्ला खां। और यहां पर अटैक करने के बाद मेड़ता को करा लिया स्वतंत्र। उसके बाद मेड़तिया राठौड़ और इसके अलावा उदावत राठौड़ दोनों इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद दोनों ने बहुत जबरदस्त अटैक किया यहां पर पुष्कर पर, जहां पर पुष्कर में तहव्वुर खां मंदिरों और यहां के घाटों को तोड़ने की कार्यवाही कर रहा था। सामने लेकिन सेना भी बड़ी है, मुगलों की फौज बड़ी है, संसाधन भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है। यहां के योद्धाओं की संख्या भी कम थी, संसाधन भी कम थे, लेकिन जज्बे की कोई कमी नहीं थी। हालांकि बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन गोला बारूद का मुकाबला आप कब तक करोगे? आप संसाधन संपन्न व्यक्ति का मुकाबला कब तक करोगे? योद्धा लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया कि या तो मुक्त करा लेंगे या फिर लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे। अपने सरों को उतरवा लिया गया। लेकिन यह युद्ध इतना भीषण था, इतना जबरदस्त था कि तहव्वुर खां को पसीना आ गया, और तहव्वुर खां जो यहां के मंदिरों को तोड़ने के लिए आया था, वो इतनी जबरदस्त कार्यवाही नहीं कर सका जितनी बड़ी कार्यवाही करने के लिए वो आया था, जैसी मथुरा में उनके द्वारा की गई थी, या जैसी आमेर में की गई थी, या जैसी अलग अलग चित्तौड़ उदयपुर की तरफ की गई थी। इस प्रकार की बड़ी कार्यवाही यहां पर नहीं कर सका। तो इसीलिए जब कभी आप जाओ, पुष्कर में जाओ, वहां के घाट पर स्नान करो, वहां के मंदिरों में जब आप दर्शन करो, तो इस बात पर भी आप जरूर विचार करना कि हमारी यह धरोहर आज इसीलिए सुरक्षित है कि वो योद्धा थे जिन्होंने इसको बचाने के लिए अपने सर उतरवा लिए थे। वो राज सिंह मेड़तिया थे, वो राव जोधा के जो पौत्र थे, उदा उनके वंशज उदावत राठौड़ थे, या भले ही और भी बहुत सारे मंदिर जिनको तोड़ने के लिए औरंगजेब ने आदेश जारी किए थे। जब आप श्रीनाथ जी में जाएं, नाथद्वारा में जो राजसमंद में आता है, जहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, जिनकी मूर्तियां मथुरा से लाई गई थी गोविंद दास और दामोदर दास के द्वारा, जो पहले इस मूर्ति को लेकर जोधपुर के कदमखेड़ी में गए थे, लेकिन जोधपुर तो मुगलों के नियंत्रण में आ चुका था। सॉरी, हाँ, ये 1672 की बात है, उस समय नहीं आया था, 1678 में आया था। लेकिन जोधपुर से हालांकि उनको जब हेल्प नहीं मिल पाई थी, तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने कहा गोविंद दास और दामोदर दास से कि आप चिंता ना करें, आप श्रीनाथ जी को यहां पर स्थापित करें, सिहाड़ गांव में, जिसको आज हम नाथद्वारा बोलते हैं, और औरंगजेब को यहां तक पहुंचने से पहले हमारे 1 लाख सरों को उतारना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप ऐसे स्थानों पर जाएं, तो आप जरूर विचार किया करें और नमन किया करें ऐसे योद्धाओं को कि वो थे, तो आज हमारी ये जो धरोहर है ये सुरक्षित है। राजस्थान हिस्ट्री के स्पेशल बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर आप जाइए और कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री को एंजॉय कर सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बैचेस भी वहां पर अवेलेबल हैं, लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बैच आप यूट्यूब चैनल पर भी कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 179 रुपए, मात्र 179 रुपए में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट बैच यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ चैनल में जो वीडियोस हैं उनके साथ में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अगर अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आपकी राय क्या है इसके संबंध में वो भी आप जरूर साझा करें। थैंक यू, जय हिंद।